नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन की तैयारी के क्रम में आज हम भूगोल के 300 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है और इसके बाद कम से कम 5 या 6 पार्टों में इन 300 प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये लिख के रख लीजिए कि इन 300 प्रश्नों के बाहर आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं आना है। चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, PET, यूपी SSC की तैयारी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें भूगोल पूछा जाता है, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इन प्रश्नों को रट्टा मार लीजिए, इन प्रश्नों के उत्तर एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न रखा गया है आपके लिए, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, मंगल, शनि, शुक्र या फिर बृहस्पति। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन अगर आपको लगता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं? मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर शुक्र? तो ये आपको बताना है। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है बृहस्पति, तो उम्मीद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उपग्रह भी इसी के होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शनि, मंगल, बुध या फिर पृथ्वी? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। रात में लाल दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है? रात में जो लाल दिखाई देता है, मंगल, पृथ्वी, शनि या शुक्र? तो रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? शनि, बृहस्पति, वरुण या शुक्र? इसका क्या सही उत्तर होगा? नीचे कमेंट में बताओ कि कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है। इसका सही उत्तर है वरुण। नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र या फिर यूरेनस? तो नीला ग्रह यानी पृथ्वी पर पानी है तो पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, 149 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 236 मिलियन किलोमीटर या फिर 256 मिलियन किलोमीटर। इसका क्या सही उत्तर होगा? 149 मिलियन किलोमीटर। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ पर समान होती है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर पृथ्वी पर दिन और रात दोनों की अवधि एकदम समान होती है? वो कौन सी जगह है? भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? आखिर पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण? तो यहाँ पर जो सही उत्तर, दिन और रात क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसीलिए आधे टाइम दिन होता है और आधे टाइम रात होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। आपको डायरेक्शन मालूम होगी, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वो कैसे घूमती है ये आपको बताना है। तो पृथ्वी घूमती कैसे है? वेस्ट से ईस्ट की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होती है? और जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी, उसे कहते क्या हैं? उसे कहते हैं अपसौर। ये किस तारीख को होती है ये आपको बताना है। 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 23 सितंबर? तो यहाँ पर आपको बताना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी अपसौर जिसे कहते हैं वो कब होता है? 4 जुलाई को होता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कौन से दिन होती है जिसे हम लोग उपसौर कहते हैं? 14 जुलाई, 30 जनवरी, 3 जनवरी, 23 सितंबर? इसका क्या सही उत्तर होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी
उपसौर के नाम से जानी जाती है वो 3 जनवरी को होती है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च, 23 दिसंबर, 22 सितंबर। तो यहाँ पर 21 मार्च और 22 सितंबर इन दोनों तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए और सी दोनों सही हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण का कारण क्या? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। तो देखो, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, यहाँ पर हम इस तरह इसको याद कर सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। CPS ये चंद्र ग्रहण का है। देखो, चंद्र, सी से चंद्र हो गया, तो ये सी और पी से पृथ्वी और एस से सूर्य, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ रहा है? पृथ्वी आ रही है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में ये आपकी पृथ्वी आ गई, तो आपका हो गया चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण को भी याद करने का तरीका है PCS मतलब P से पृथ्वी, S से सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो वो हो जाता है सूर्य ग्रहण, लेकिन CPS की कंडीशन जो होती है वो चंद्र ग्रहण की होती है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, सूर्य ग्रहण का कारण क्या? अभी हमने आपको बताया PCS, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ रहा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन आपके सामने, आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में, या फिर सऊदी अरब में। तो रात्रि का सूर्य वो होता है नॉर्वे में। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो आप याद कर लीजिए, मध्याह्न रेखा जो है, प्रधान मध्याह्न रेखा, वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अभी इंडिया की अगर बात करें तो ये नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ठीक है, जो कि प्रयागराज में है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय का अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना अंतराल होता है समय का? 4 मिनट का अंतराल होता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी रहती है? अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएं तो अक्षांश जो रेखाएं हैं उनके व्यास की प्रकृति कैसी होती है? स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो व्यास जो होगा अक्षांश रेखाओं का घटेगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को बहन कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को बहन कहा जाता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? शुक्र। क्लियर हो गई बात? पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? शुक्र। दोनों चीजें याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी, ये आपको बताना है। 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय पदार्थ कौन सा पाया जाता है, ये आपको बताना है। उसका सही उत्तर है निकेल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की कई परतें हैं। ठीक है, अब इसमें ऊपरी परत को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी, अंग्रेजी में कहेंगे क्रस्ट। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। अब इन चारों विकल्पों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77,
तो इसका क्या सही उत्तर होगा? प्रश्न देखिए, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी के कितने भाग पर स्थल है? 29% भाग पर स्थल है, क्योंकि 71% पर तो क्या है? जल है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टान आपको बताना है कौन सा है। तो कायांतरित चट्टान है संगमरमर। अगला प्रश्न है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है? जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? सबसे ज़्यादा किस पेटी में आते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, या अगर प्रशांत महासागरीय पेटी मिल जाए तो वो भी सही उत्तर होगा आपका। अगला यहाँ पर प्रश्न है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से नापा जाता है? अब अगर भूकंपीय तरंगों को नापना है तो वो किससे नापोगे? वो सिस्मोग्राफों से। दोनों में अंतर समझ लो। रिक्टर स्केल क्या करता है? भूकंप की तीव्रता नापता है। अगर तरंगों को नापना है तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग करेंगे। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? उसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। समझ गए? अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाएगा? ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा ज्वालामुखी अपने सही स्थान पर नहीं लिखा गया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एटना जो है वो इटली में है, बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा जो है वो जापान में है, सही। पोपा म्यांमार में है, लेकिन क्राकाटोआ ये मलेशिया में नहीं। यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये वलित पर्वत हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत। तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये नेपाल में इसकी स्थिति है। अगला प्रश्न है, लोयस का पठार है, ये कैसा पठार है? हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत या फिर पवनकृत। यानी जो लोयस का पठार है वो किससे बना हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा पवनकृत, पवन से बना हुआ है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है सुपीरियर झील। अब यहाँ पर एक चीज़ आप बताओ कि विश्व की बात हो गई मीठे पानी की झील, अब आप ये बताओ कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? नीचे कमेंट में उत्तर में बताओ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर आपको पता होगा प्रशांत, और इसी में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? वो प्रशांत महासागर। इसकी गहराई भी आपको कई बार बता चुका हूँ, 11,033 मीटर, यानी 11 किलोमीटर के आसपास। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? अभी हमने बताया था 71%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है ये आपको बताना है। तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे लवणीय सागर है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर। तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर है, जिसे हम लोग डेड सी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि, अब पाक से आपको याद आएगा कि पाकिस्तान, लेकिन ये नहीं सही है।
पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। तो ये हो गए आज के 50 प्रश्न। अब दोस्तों यहाँ पर आज का जो विशेष प्रश्न है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, उसका उत्तर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर आपको इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ये तो हो गया पार्ट 1। अब इसके बाद कम से कम 5 वीडियो आपके पास आएंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग भूगोल को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। भूगोल में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं छूटेगा जो आपको आता ना हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।